मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काबे में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया आपकी हो जाएगी, एक माँ की मेहरबानी चाहिए। माँ बड़ी सरल होती है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। इसलिए जब बच्चा बड़ा होता है, बोलना सीखता है, तो सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। चाहे देश किसी भी देश की, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की हो माँ, लेकिन उसकी ममता बच्चों के प्रति एक सी होती है। इसीलिए किसी भी संस्कृति में माँ को ईश्वर की तरह पूजा जाता है। और आज मातृ दिवस पर आज आप लोग माँ के सम्मान में कवि सम्मेलन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अपनी माँ के सम्मान में एवं दुनिया की सभी माँओं के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने का आदेश दें। अभी भी तालियां कम हैं, एक निवेदन है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब अपने हाथ ऊपर कर लें। सारे लोग हाथ ऊपर कर लें और इन्हें तालियों में तब्दील कर लें। ये बहुत बढ़िया। ये आप लोगों के संस्कार है कि आप कवि सम्मेलन यहाँ के माँ के सम्मान में यहाँ करवा रहे हैं। ये हमारे देश के संस्कार है, वरना आजकल संस्कार कहाँ बचे हैं साहब। होते क्या है संस्कार? जब रावण ने सीता जी का हरण किया तो सीता जी रावण के वश में नहीं आई, तो मंदोदरी से रावण ने कहा कि मंदोदरी, सीता को हरे हुए मुझे इतना समय हो गया, लेकिन सीता आज तक मेरे वश में नहीं आई। तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज, अगर सीता को वश में करना है तो भगवान श्री राम का रूप लेकर सीता के सामने जाइए, सीता अवश्य आपके वश में आएगी। रावण ने कहा कि मंदोदरी, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी राम का रूप नहीं रखना चाहा, मैंने कई बार कोशिश की कि मैं राम का रूप लूं और सीता के सामने जाऊं, लेकिन जब जब भी मैंने राम का रूप लिया, हर पराई नारी मुझे मां और बहन के रूप में दिखने लगी। ये हमारे देश के संस्कार हैं साहब। लेकिन क्या हो गया हमारे देश के संस्कारों को? अचानक से क्या हो गया? इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता उसके भी उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि इसमें पवित्रता कहां से आ गई। अच्छा, रात को 2 बजे तक वो एकता कपूर नहीं सोने दे और सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दें। दाईं ओर से खींचो, बाईं ओर से छोड़ो। भगवान कसम, उस आदमी ने जीना हराम कर दिया। एक बार भोपाल आ गए मेरे शहर में, तो मेरी पत्नी बोली घर में पड़े रहते हो, जाओ वो बाबा रामदेव आज शिविर लगा, योगा सीखो जाके। भगवान कसम, क्या खतरनाक योगा सिखाया अगले ने मेरे को, जिंदगी भर तक याद रहेगा वो योगा। वो बाबा रामदेव तो 200 मीटर दूर बैठे हमसे और हमको पकड़ा दी 1-1 फीट की दरी। अच्छा, बात ये नहीं है, सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, मेरे पीछे एक अंकल बैठ गए, उनको पता नहीं कौन से महीने का जुकाम, हर 1 महीने में रुमाल लें और खाक करके भर के रख दें। मेरा दिमाग खराब के पता नहीं क्या होने वाला है। थोड़ी देर में रामदेव बाबा ने बोला दाईं ओर से सांस खींचो। सबने खींची, वो अंकल ने जो सड़सड़ा के खींची। जब तक ताली नहीं जाएगी ये सड़सड़ाहट ऐसी बनी रहेगी। भगवान कसम, मेरी रीढ़ की हड्डी कांप गई। मैंने कहा अब क्या होगा? थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले और खींचो। उनने और सड़सड़ा के खींच ली, लास्ट पॉइंट तक बंदूक भर ली। मैं भगवान से विनती करूं कि हे भगवान, लाइट चली जाए, ये बाबा रामदेव की आवाज चली जाए, ये कहीं बोल ना दे के छोड़ो। लेकिन भगवान को क्या मंजूर? थोड़ी देर में रामदेव बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था, भगवान कसम 3 दिन तक बदबू नहीं गई उस शर्ट की। मैंने 4 बार वॉशिंग मशीन में धोई और ताली अब भी नहीं आ रही ढंग से। ये स्थिति है। देखो, ऐसे खिलखिलाते चेहरे अच्छे लगते हैं, इसलिए आप खिलखिलाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन यहाँ पे हुआ। मैं तो प्रीति मिश्रा जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके बुलावे पे हम लोग यहाँ आ गए। भगवान कसम, मैनेजमेंट सीखना है तो प्रीति मिश्रा जी से सीखो। क्या मैनेजमेंट करती है। 70,000 रुपए की टीम को उन्होंने क्या बुला लिया, क्या खतरनाक पैसे देके बुलाया। कोई नहीं कर सकता पूरे देश में ऐसा। मेरे पास फोन आया, बोले दीपक भैया आना है। मैंने कहा आएंगे।
बोले कितने पैसे लोगे? मैंने कहा मैं 35,000 रुपए लेता हूं। बोले पागल हो क्या, मनीष वाजपेयी तो बहुत कम में आ रहे हैं। मैंने कहा कितने कम में आ रहे हैं? बोले बहुत कम में आ रहे हैं। मैंने कहा कितने कम में आ रहे हैं? अरे बोले बहुत कम में आ रहे हैं। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा एक काम करो, जितने कम में मनीष वाजपेयी आ रहे हैं उससे 100 रुपए कम मुझे देना। बोले आ जाओ। यहाँ आके पता चला मनीष वाजपेयी 100 रुपए में ही आए। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा सिलेक्शन हो गया, भगवान कसम। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे। 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए और 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही उसने मुझसे 15वां सवाल पूछा, मुझे जवाब आता था, जानबूझ के मैंने जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है? भगवान कसम में 7 करोड़ हार गया, लेकिन बबीता जी का नाम नहीं लिया। ये कवियों की स्थिति बड़ी विकट स्थिति होती है, लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। जब वो सरस्वती की वंदना कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल गा रही हो। कोयल के बाद अचानक कौवा खड़ा हो गया। हालांकि मैं कौवा कहीं से नहीं लगता, लेकिन मेरी पत्नी कहती कि तू इंसान भी नहीं लगता। हंसने की बात नहीं है, ये पत्नियों का प्रकोप है। मैं तो रात में खाना खा के निकला एक बार टहलने, सड़क सुनसान, अचानक एक चुड़ैल आ गई सामने। बोली हा मैं चुड़ैल, अपन पे कोई असर नहीं, अपन सीधे चले गए। चुड़ैलन का दिमाग खराब, फिर सामने आई, बोली हा मैं चुड़ैल, फिर अपने पे कोई असर नहीं, अपन सीधे चले गए। चुड़ैल को गुस्सा आ गई बहुत तेज, एकदम गुस्से में सामने आई, बोली हा मैं चुड़ैल, डर क्यों नहीं रहा? मैंने कहा एक तरफ हट, तेरी बहन तो मेरी बीवी है। दीप मिश्रा जी भी तो मन में यही सोचते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो डर के मारे खो गई। अच्छा मेरी पत्नी मेरे बच्चे से बोली बेटा केला खा ले, उसने कहा नहीं। बेटा सेब खा ले, उसने कहा नहीं। बेटा चीकू खा ले, उसने कहा नहीं। मेरी पत्नी को गुस्सा आई, बोली साले अपने बाप पे गया चप्पल ही खाएगा। ये कवियों की हालत हो जाती है। मैं तो अभी आया तो खाना खाने गए बबीता जी के यहाँ पे। खाना खाने जैसे ही बैठे तो इन्होंने बड़े प्रेम से हम सबको पूड़ियां परसी, पूड़ी परसी। फिर बाद में आई और लीजिए। मैंने कहा नहीं भाभी जी, नहीं और लीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर आई, बोले और। मैंने कहा बस पहले से ही मैं 6 खा चुका, अब मेरी खाने की हिम्मत नहीं है। तो बोली नहीं खाई तो तुमने 8 है, लेकिन दिन कौन रहा। आया यहाँ तो मिश्रा जी बोले, दीप मिश्रा जी बोले और दीपक भाई आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए बड़े काम कर रही है। इन्होंने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा। बोले यार तुम्हारी पत्नी जरूर जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही होंगी, लेकिन तुम में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। बोले यार दीपक भाई भोपाल से आए हो, याद रखना नागपुर के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जैसे ही मैं आया यहाँ पे रुकवाया जहां, तो वहां फिर आ गए, बोले चाय पियेंगे? मैंने कहा हाँ भाई साहब। चाय पिलवाई। बोले भूल मत जाना, आपको मैंने बताया आप भोपाल से आए हो, नागपुर के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ मेरा सम्मान करने आए तो धीरे से कान में फिर बोलने लगे, बोले भूल तो नहीं गए, आपको याद है ना कि आप भोपाल से आए हो, नागपुर के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा यार दीप मिश्रा जी आप तो ये बताओ कि नागपुर के सब लोग समझदार हैं कि कुछ बेवकूफ भी पाए जाते हैं? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए जाते हैं।